दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है पत्नी का हालात से समझौता। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। परिस्थितियाँ व्यक्ति को कब और कितना झकझोर कर रख दे पता नहीं। ऐसा ही कुछ देवेश और मधु की जिंदगी में भी हुआ। देवेश की नौकरी छूट जाने के बाद मधु ने कैसे हालात से समझौता किया, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह क्या देवेश, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हुए हो? मधु घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। देवेश ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है, कृपया मेरे काम में विघ्न मत डालो। देवेश ने झिड़क दिया तो मधु ने चुप न रह सकी। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, काम धंधा तो कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो अब तुम बताओगी मुझे कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने। मैं होती कौन हूँ तुमसे कुछ कहने वाली? मैं तो केवल घर बाहर पीसने के लिए हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसे का वैसा पड़ा मिलता है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं आपकी अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न भी कर रहा हूँ कि महारानी जी को कोई कष्ट न पहुँचे, फिर भी कोई कसर रह जाए तो अक्षमा प्रार्थी हूँ। देवेश का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर मधु झटपटा गई थी। क्यों इस प्रकार शब्द बाणों के प्रयोग से मुझे छलनी करते हो देवेश? अब तो यह तनाव मेरी सहन शक्ति को चुनौती देने लगा है। मधु रो पड़ी थी। यह क्यों नहीं कहती कि बेकार बैठे निखट्टू पति को तुम सह नहीं पा रही हो, दिन प्रतिदिन कटखनी होती जा रही हो। क्रोधित स्वर में बोल देवेश घर से बाहर निकल गया था। मधु अकेली बिसुरती रह गई थी। माता पिता को आपस में तू मैं करते देख दोनों बच्चे किशोर और कोयल अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनिकियों से एक दूसरे को देखकर इशारों में बात कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाहट ने ले लिया था। मम्मी बहुत गंदी है। घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करें, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। कोयल ने अपना मत व्यक्त किया था। मम्मी नहीं, पापा ही गंदे हैं। घर में काम करने से कुछ नहीं होता, बाहर जाकर काम करने से पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम न करे तो हम सब भूखे मर जाएं। किशोर ने प्रतिवाद किया तो कोयल उस पर झपट पड़ी और 2-4 थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा माँ बाप मचा कि दोनों के रोने बिलखने की पर ही समाप्त हुआ। कोहराम सुनकर मधु दौड़ी आई। वह पहले से ही भरी बैठी थी। उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और उनका करंद धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। मधु बच्चों को मारपीट कर देर तक शून्य में ताकती रही थी, जबकि चारों ओर फैला अस्त व्यस्त था उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई, उसने सोचा और फपक उठी। कभी वह स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 माह पूर्व देवेश की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ही ग्रहण लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उसकी मुसीबतों का सिलसिला। 80,000 प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, यह देवेश को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी मधु ने शौकिया प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में जीवन संबल बन गई थी। न चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। उच्च वर्गीय पोस्ट इलाके के 3 शयन कक्ष वाले फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट में चले गए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने तथा घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाली अलग अलग नौकरानियां थीं, पर अब एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़ा करने की भी जगह नहीं थी। ऊपर से पैसे की आवश्यकता भी थी, अतः एक कार बेचनी पड़ी थी।
सबसे कठिन कार्य था किशोर और कोयल को महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। मधु, देवेश ने बच्चों को यही समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक से न होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे। पर जब एक दिन किशोर ने कहा कि वह माता पिता की परेशानियां समझता है और अच्छी तरह जानता है कि उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो देखकर सन रह गया था। मधु के मुंह से चाहकर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। देवेश के कुछ अन्य मित्र भी वैसे ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वे सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से मधु स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जाती थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार न कहा करते थे। पहले वाली नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का समाप्त हो गया था। जब से उन्हें महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर दूसरे मध्यम वर्गीय स्कूल में डाला गया था, वे ना तो मित्रों की बात करते थे और ना ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र ही करते थे। मधु को स्वयं पर ही गलानी हो आई थी। बिना मतलब बच्चों को धुनने की क्या आवश्यकता थी। न जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। बहन भाइयों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे, पर नहीं, वह तो अपनी झल्लाट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। मधु किसी प्रकार उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची। किशोर और कोयल अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। मधु ने दोनों को मनाया, पुचकारा, मम्मी को माफ़ नहीं करोगी तुम दोनों? बच्चों का रुख देखकर मधु ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी, पर यह क्या, डांट खाकर भी सदा चहकती रहने वाली कोयल फपक पड़ी। अब हमारा क्या होगा मम्मी? वह रोते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा का क्या मतलब है, और ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई है मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ देंगी ना? कोयल ने भोले स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा यह सब? न जाने क्या उलझुल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। मधु ने किशोर और कोयल को झिड़क दिया था, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट कर चूम लिया था। हम सब का परिवार है यह, ऐसी बातों से किसी से अलग नहीं होता। हम सब का बंधन अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी में मज़े से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए। तभी तो ज्ञान इंटरनेशनल को छोड़कर हमें मॉडर्न स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। CSD सिटी छोड़कर हमें जनता अपार्टमेंट के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। किशोर उदास स्वर में बोला तो मधु सन रह गई थी। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उसे बदलना पड़ा। मधु ने समझाना चाहा था, पर अपने स्वर पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे अवश्य हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पी कर सो गए थे, पर मधु देवेश की प्रतीक्षा में बैठे हुए ऊँघने लगी थी। रात के 11 बजे तो उसे मोबाइल उठाकर देवेश से संपर्क करने का प्रयास किया। घर से रूठ कर गए थे तो मनाना तो पड़ेगा ही, पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा देवेश का फ़ोन बजने लगा था। तो महाशय फ़ोन यहीं छोड़ कर गए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो देवेश कभी नहीं था। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठी रहे वह देवेश के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी उआपों में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला था। दीवार घड़ी में 12 घंटे का स्वर सुनकर वह चौंक कर उठी। घबरा कर उसने देवेश के मित्रों से संपर्क साधा। कौन? रीटा। मधु ने देवेश के मित्र संतोष के यहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी पत्नी रीटा ने उठाया था। हाँ मधु, कहो कैसी हो? सॉरी रीटा, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ़ दी, पर शाम 6 बजे के गए हुए देवेश अभी तक घर नहीं लौटे। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? कैसी तकलीफ़ मधु? आज तो लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी।
देवेश आए थे यहाँ। देवेश और संतोष ने साथ चाय पी। गपशप चल रही थी कि मनोज की पत्नी का फ़ोन आ गया कि मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही मनोज के यहाँ गए हैं। पर उन्हें तुम्हें फ़ोन तो करना चाहिए था। देवेश अपना मोबाइल घर ही भूल गए। पर मनोज जैसा व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था पता नहीं। संतोष का फ़ोन आया था कि मनोज और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वह तो पास के स्टोर से ही सब्जी लेने चली गई और मनोज ने यह कांड कर डाला। रीटा ने बताया था। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ मधु, ये लोग तो आकाश से सीधे ज़मीन पर आ गिरे। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है, पर इन्होंने एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन और कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे? रीटा लगभग रो ही पड़ी थी। संतोष भैया फिर भी तकदीर वाले हैं कि शीघ्र ही दूसरी नौकरी मिल गई। मधु के शब्द रीटा को तीर की तरह चुभ रहे थे। तुमसे क्या छिपाना मधु, संतोष के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। मधु ने फ़ोन रख दिया था। मधु की चिंता की सीमा न थी। इतनी सी बात पर मनोज ने यह क्या कर डाला। अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मधु पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसके और देवेश के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते। वह तो दिन भर ऑफिस में रहती है और देवेश अकेला घर में। उससे आगे तो वह सोच भी नहीं सकी और फपक कर रो पड़ी थी। देवेश लगभग 10 बजे घर लौटे थे। यह क्या है, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो। एक फ़ोन तक नहीं किया। मधु ने देखते ही उल्हाना दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है मधु, मैं रहूं या ना रहूं? तुम तो अपने पाँव पर खड़ी हो। ऐसी बात मुंह से फिर कभी मत निकालना। और किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मधु फपक कर उठी थी। यह संसार ऐसे ही चलता रहता है मधु। देखो ना, मनोज हमें छोड़कर चला गया, पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। न मनोज के जाने का दुख है और न ही उसके लिए किसी की आंखों में आंसू। देवेश रो पड़ा था। पहली बार मधु ने देवेश को इस तरह बेहाल देखा था। वह बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। मधु उसे अंदर लेकर गई। किशोर और कोयल आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। मधु हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बिठाकर देवेश को सांत्वना देने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि देवेश की इस मनोस्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो मनोज हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सहपरिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, यह भला कौन सोच सकता था? मधु के स्वर में भय और अविश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में देवेश एक शब्द नहीं बोला था। उसने मधु पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। मनोज की पत्नी और बच्चे का क्या होगा? मधु ने पुनः प्रश्न किया था। वह अब भी स्वयं को समझा नहीं पाई थी। उसके पिता आ गए हैं, वह ही दोनों बच्चों को साथ ले जाएंगे। पिता का अच्छा व्यवसाय है, मेवे के थोक व्यापारी हैं। वह तो मनोज को व्यापार संभालने के लिए बुला रहे थे, पर यह जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ व्यापार नहीं करेगा। मधु की विचार श्रृंखला थमने का नाम नहीं ले रही थी। मनोज की पत्नी मंजुला अक्सर अपनी पुरातन पंथी ससुराल का उपवास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन के कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वह झटपटा कर रह जाती थी। देवेश भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे लोग उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे। उसके पिता बंगलोर के जाने माने वकील हैं, पर मधु का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि वह वहाँ जाने से उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। धीरे धीरे जीवन डर्रे पर आने लगा था। केवल एक अंतर आ गया था। अब मधु ने पहले की तरह कटास करना छोड़ दिया था। वह अपनी ओर से भरसक प्रयास करती थी कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो देवेश सदा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। मधु इधर आओ, उसने बुलाया था। वह मधु को कुछ दिखाना चाहता था। यह तो शुभ समाचार है। कब हुआ था यह साक्षात्कार? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। मधु कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा देवेश का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी थी।
इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वह आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरा मुझे बेंगलोर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस अवश्य है, पर मुझे उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। यह तो और भी अच्छा है। वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी हैं, उनकी तो सदा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहें। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम कोयल और किशोर के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं, न मैं अकेली रह पाऊंगी और न ही कोयल और किशोर। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरे मामूली से वेतन में 6-7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उससे दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। कोयल और किशोर सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। देवेश के माता पिता तो फ़ोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिला है। उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। पर तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या होगा? फ़ोन रखते ही देवेश ने प्रश्न किया था। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ मैं कि केवल अपने ही संबंध में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूँगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं हैं हमारे माता पिता। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर देवेश ने ठाका लगाया तो मधु को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वह तैयार है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।